हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में 1982 1982 के चीन के संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। तो चीन के संविधान पहले बन चुका है, 2 बार बन चुका है, फिर तीसरी बार भी बना, लेकिन अंत में वर्तमान तक अभी ये चल रहा है जो 1982 का संविधान की विशेषता हम आज पढ़ेंगे। तो पहले परिचय। जनवादी चीन के नए संविधान में 138 अनुच्छेद है जो 4 अध्यायों में विभाजित हैं। कई लोगों का विश्वास है कि पुराने संविधानों की तुलना में नया संविधान कई दृष्टियों से नूतन है, क्योंकि पहला, इसमें जनवादी चीन की स्थापना से लेकर अब तक के ऐतिहासिक अनुभवों का सार समाविष्ट है। इन अनुभवों को अब कानून रूप दे दिया, यानी अनुभवों के द्वारा नया संविधान बनाया गया है। दूसरा है, इसमें समाजवादी मार्ग पर चलने के 4 प्रमुख सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, साम्यवादी दल का नेतृत्व, मार्क्सवादी लेनिनवाद तथा माओ से तुंग के विचारों का संकलन उपलब्ध कराया गया है। ये इस बात की गारंटी है कि चीन का समाजवादी विकास सही और निश्चित मार्ग पर हो रहा है। तीसरा है, ये संविधान समाजवादी समाज के निर्माण के साथ साथ समाजवादी सभ्यता के निर्माण पर जोर देता है। कहने का मतलब ये पढ़ चुके हम आगे के वो साम्यवादी दल है, उसमें नेतृत्व में मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, इन विचारों को थोड़ा सा लिया गया है। इस प्रकार से नए समाज में या नए संविधान में समाजवाद के निर्माण की बात कही गई है और समाजवादी पर जोर दिया गया है। तो अब पढ़ते हम 1982 1982 के चीन के संविधान की विशेषता है। तो पहली विशेषता है संक्षिप्त संविधान, सबसे छोटा संविधान, यानी विश्व का तो सबसे छोटा संविधान कौन किसका है? अमेरिका का। और विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का, लेकिन ये भी संक्षिप्त है। अमेरिका की तरह इतना संक्षिप्त नहीं है, फिर भी छोटा है। तो संक्षिप्त में यद्यपि 1975 और 1975 तथा 1978 के संविधान की तुलना में ये अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के संविधान की तुलना में ये संविधान भी संक्षिप्त ही है। वर्तमान संविधान में 138 अनुच्छेद है और 4 भागों में विभक्त है। इनमें एक प्रस्तावना भी जुड़ी हुई है। इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास अनुभवों का विवरण दिया गया है। इनमें संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन तथा सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त संविधान है। दुनिया से या विश्व से ये संक्षिप्त है, लेकिन जब ये 2 संविधान उनके बने थे चीन के पहले 1975 और 1978, उनके मुकाबले ये बड़ा है, लेकिन दुनिया के मुकाबले ये छोटा संविधान है। दूसरा पॉइंट है लिखित तथा निर्मित। हमारा संविधान भी लिखित और निर्मित है। ब्रिटिश का संविधान अलिखित है। लिखित वो है कि संविधान सभा द्वारा निर्मित करके फिर बाद में लिखा जाता है, वो लिखित और निर्मित। नया संविधान यानी 1982 का अन्य आधुनिक राज्यों के संविधान की तरह लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है। अतः इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कहा जाता है। संविधान के प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। दूसरा अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का तथा कर्तव्यों को वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में राज्य संरचना यानी राज्य की रचना की गई है, जो संरचना है वो, अर्थात सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्याय कार्यों अंगों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर प्रकाश डालता है। चौथा अध्याय में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह तथा राजधानी का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से 4 अध्याय है और अनुच्छेद 138 में 4 अध्याय में मौलिक अधिकार बांटे गए और राष्ट्रीय ध्वज और लोगों के क्रम, ये जो सरकार के अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उनकी बात कही गई है।
तीसरा है परिभाषित दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहार की दृष्टि से लचीला। परिभाषा करे तो वो कठोर दिखाई देता है और व्यवहार की दृष्टि से लचीला। चीन के संविधान को परिभाषित दृष्टि से भी कठोर संविधान ही कहना होगा। संविधान में संशोधन यद्यपि उसी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है जो चीन के लिए सामान्य कानून का निर्माण करती है, लेकिन सामान्य कानून के निर्माण और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्य कानून का निर्माण साधारण बहुमत से करती है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकार किया जाता है। यानी परिभाषित दृष्टि से ऐसे तो लचीला है, बना तो सकते हैं, लेकिन संशोधित करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए उस संविधान में उनको 2/3 बहुमत और कठोर बहुमत द्वारा उनको पारित किया जाता है। परिभाषित दृष्टि से कठोर होते हुए भी व्यवहार में इसे इस दृष्टि से लचीला संविधान कहा जा सकता है कि अकेली राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ही संविधान में संशोधन कर सकती है और एक दलीय व्यवस्था होने के कारण 2/3 बहुमत से स्वीकृति बहुत सरल है, क्योंकि वहां दल दूसरा है ही नहीं, एक ही दल है, तो जल्दी से वो लचीला है। जल्दी से कोई भी कानून बनाए तो जल्दी से वो पारित हो जाता है। क्यों पारित हो जाता है? क्योंकि दूसरा दल है ही नहीं। दूसरा अगर हो तो विपक्ष की भूमिका निभाए तो वो बहुमत साबित नहीं करेंगे। इसलिए परिभाषित दृष्टि से तो कठोर है और व्यवहार की दृष्टि से बहुत ही लचीला संविधान कहा गया है। चौथा है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, जहां 1978 के संविधान में कहा गया कि जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, वहां 1982 के नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतंत्र तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहां श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाह से अभिप्राय है कि नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार हासिल है। हर स्तर पर जनसभाओं यानी विधानमंडलों का गठन किया गया है और उनमें ज्यादातर किसान, मजदूर और साधारण वर्गों के लोग ही सदस्य हैं। देश की आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में जनता की रुचि बहुत बढ़ गई है तथा लोगों को ये अधिकार हासिल है कि वे सरकार के अंगों और सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर निगरानी रखें। लोकतांत्रिक तानाशाह में बहुसंख्यक किसानों व मजदूरों का अल्पसंख्यक जमींदारों और प्रतिक्रियावादी पूंजीवादियों पर नियंत्रण होता है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि मजदूरों की तानाशाही जमींदारों या पूंजीवादी की तानाशाही से कई ज्यादा अच्छी है। ये जनवादी लोकतंत्र तो है कि लोगों को अधिकार है वोट देने का, लेकिन वो तानाशाही भी है। तानाशाही इसलिए कि मजदूरों की संख्या वहां ज्यादा है, मजदूरों का ही संघ यूनियन है, वही करता है, वही कहता है। तो मजदूरों की तानाशाही के कारण, किसानों की तानाशाही के कारण वो तानाशाही बन जाता है, लेकिन मजदूर इतनी तानाशाही नहीं करते जितनी जमींदार और पूंजीपति करते थे। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जनवादी तानाशाही के बातें पढ़ी। पांचवा है जनवादी गणतंत्र। इसमें नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक व
सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जनता स्वयं ही करती है। यानी जनता द्वारा और संविधान में जोड़ा जाए, क्या किया जाए, वो सब जनता से पूछा जाता है। चीन का नया संविधान भी लोकतंत्र और केंद्रवादी की दुहाई देता है। चीनी नेताओं के अनुसार लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत यानी विकेंद्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण यानी एकात्मक शासन व्यवस्था, पूरी शक्ति केंद्र के हाथ में। केंद्रवाद का सिद्धांत चीनी शासन पद्धति का मार्गदर्शन सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है कि लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीकरण और केंद्रीय पद प्रदर्शन के अंतर्गत जनतंत्र। इसके अनुसार चीन में शासन के विभिन्न स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है, क्योंकि जनता द्वारा चुना जाता है। मंत्रिमंडल तथा उच्चतम जन न्यायालय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति की अधीनस्था में कार्य करते हैं। प्रांतों, काउंटिंगों और जिलों, नगरों तथा कम्यूनों में भी जनसभाओं का गठन किया जाता है। अलग अलग भागों में जिलों, गांवों को ऐसे बांटा गया है, नगर, काउंटिंगों, जिलों, कम्यूनों, ऐसे कम्यूनों। ये सभाएं एक प्रकार से विधानसभा का ही लघु रूप है। नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार और विश्राम के अधिकार उपलब्ध है। उन्हें सरकारी क्रियाकलापों की आलोचना करने तथा सुझाव देने का अधिकार है। इन सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद केंद्रवाद का तकाशा है कि हर स्तर में पदाधिकारी अपने से उच्च अधिकारी के आदेशों के अनुसार कार्य करें। सभी शासन संरचना केंद्र सरकार के अधीन है और उन्हें साम्यवादी पार्टी के कठोर नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। यानी जनवादी, कहने को तो जनवादी गणतंत्र है, लेकिन सही रूप से देखा जाता है तो वो एक कठोर नियंत्रण, साम्यवादी दल का कठोर नियंत्रण है। किस पर? जनता पर, क्योंकि दूसरी पार्टी है नहीं, एक ही पार्टी है वहाँ, तो उनका ही हमेशा नियंत्रण रहता है। जनता सिर्फ उनका वो बातें मानती है और साम्यवादी वो भी पार्टी उनके हित के लिए कार्य करती है, सोचती है उनके हित के लिए, इसलिए जनता की कोई शिकायत नहीं होती और एक दल से वो नियंत्रण में रहते हैं। तो कहने का तो जनवादी गणतंत्र है, लेकिन सही रूप से हम नहीं कह सकते। छठा है पॉइंट, बहुराष्ट्रीय राज्य, यानी चीन के नए संविधान की विशेषता में छठा पॉइंट है बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन बहुराष्ट्रीयता वाला राज्य है, जिनमें से 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती है। इनमें से 56 राष्ट्रीयता यानी लोग निवास करते हैं। इनमें से हान मतलब अलग अलग जाति के हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो जाति हान जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। समस्त जनसंख्या के 93.3% व्यक्ति हान राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। ये दुनिया के सबसे बड़ी राष्ट्रीयता भी है। अन्य 55 राष्ट्रीयता की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है, अतः इन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता कहा जाता है। इन अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता की जनसंख्या में भी बहुत अधिक विभिन्नता है। इनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या लगभग 1,50,00,000 चाइंग जाति की है और सबसे कम 2000 एचन जाति की है। चीन में इन राष्ट्रीयता को भाषा, लिपि, संस्कृति आदि के प्रसंग में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त है। इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय यानी अलग अलग जातियों के लोग वहां पे रहते हैं। सबसे ज्यादा ये जाति बहुसंख्यक जाति है हान, इसके अलावा अल्पसंख्यक जातियां कही गई है। इस प्रकार से ये राष्ट्रीयतावादी राज्य कहा जाता है, बहुराष्ट्रीयवादी, यानी बहुत सारी जातियां वहां पे रहती है। सातवां पॉइंट है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। केंद्रवाद किसे कहते हैं? जहां पूरी शक्ति केंद्र के हाथ में। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? जहां शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केंद्रवाद, यानी सारी शक्ति केंद्र के हाथ में। और
वितरण यानी शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। तो इसमें पढ़ते हैं लोकतांत्रिक केंद्रवाद। पूर्व सोवियत संघ के संविधान की बातें ही चीन के इस संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। 3 अनुच्छेद ध्यान रखना। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का यह सिद्धांत साम्यवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों और माओ के दर्शन पर आधारित है। चीनी नेताओं के अनुसार चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक ही साथ लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवादी भी है। ये लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी है और केंद्रवादी निर्देशन के अंतर्गत लोकतांत्रिक, यानी एक तो उनके लोगों द्वारा चुनना, किसको, सरकार को चुनना, तो वो हो गया लोकतंत्र। केंद्रवादी इसलिए कि पूरी शक्ति एक ही दल है, वहां पे 2 दल तो है ही नहीं, 2 दलीय नहीं, बहुदलीय कुछ नहीं, एक दल का ही शासन है साम्यवाद में, तो पूरी शक्ति साम्यवाद में, तो वो केंद्रवाद हो गया। तो लोकतंत्र होते हुए भी केंद्रवाद के रूप देखे जा सकते हैं। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का तात्पर्य है कि लोकतंत्र और केंद्रवाद की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। इसमें लोकतांत्रिक तत्व यह है कि समस्त सत्ता जनता में निहित है और नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। वही मैंने जो कहा कि लोग मतलब सरकार को चुनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। केंद्रवादी तत्व यह है कि शासन या दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन है। निम्न स्तर के अंग को उसी सीमा तक स्वतंत्र है जिस सीमा तक वह उच्च वर्ग उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। प्रत्येक निम्न अंग के लिए अपने उच्च अंग की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। अतः अंतगोत समय तक राज शक्ति एक केंद्र बिंदु में निहित हो जाती है। साम्यवादी नेता इस लोकतांत्रिक केंद्रवादी के बहुत अधिक प्रशंसक है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस लोकतांत्रिक केंद्रवाद में लोकतंत्र का तो केवल नाम है और व्यवहार में केंद्रवाद की ही प्राथमिकता है और उनकी महत्व है, क्योंकि पार्टी एक ही है तो उनको ही महत्व मिलेगा। तो लोकतांत्रिक का विचारकों ने खंडन किया। चीन के संविधान में कहा जा सकता है कि लोकतंत्र भी है और केंद्रवाद है, लेकिन विचारकों ने उनके बात को आलोचना की कि बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र है ही नहीं, लोग चुनते तो है, मजबूरी दूसरी है ही नहीं, दल वही है साम्यवादी दल, वो वोट दे चाहे नहीं दे, वो तो जीती हुई पार्टी। तो कहने का मतलब कि वहां लोकतंत्र कम है और केंद्रवाद ज्यादा है, सारी शक्ति साम्यवाद दल के हाथ में है। 8वां है एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयां। चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही है। नए संविधान द्वारा ही एकात्मक शासन प्रणाली को ही मजबूत किया गया है। यद्यपि शासन एक ही स्थान में या एक ही स्थान से संचालित होता है, वह शक्तियां एक ही इकाई में निहित है, जैसा कि एकात्मक संविधान में होता है। लेकिन चीन एक बहुत ही विशाल आकार और जनसंख्या वाला देश है, इसलिए शासन की सुविधा के लिए 4 प्रकार की इकाइयों की व्यवस्था की गई, यानी राज्यों की व्यवस्था की गई। इकाइयां अलग अलग, जैसे पहले प्रांत, राज्य, फिर स्वतंत्र शासित प्रदेश, फिर केंद्र के अधीन नगर निगम। ये 4 अलग अलग केंद्र के अधीन ये दिए गए ताकि वो प्रांत उनके जो प्रांत है, राज्य है, वो उनका संभाल सके। तो ऐसे काम बांटा गया, लेकिन पूरी शक्ति किसके हाथ में? केंद्र सरकार के हाथ में। केंद्र ही साम्यवादी कहेगी वही उनको करना पड़ेगा। दूसरा है प्रांतों और स्वायत्त शासित प्रदेशों की स्वायत्त शासित जनपदों, वो संघ शासित प्रदेश कह सकते हैं उनको, और संघ शासित जिलों और नगरों में बांटा गया है। उनके नीचे वापस ये छोटी इकाइयां बांटी गई है। जिलों और केंद्र शासित जिलों को जनता के कम्युनियों में और कस्बों में बांटी गई। गांवों और शहरों और
गांवों में बांटी गई और कस्बों में बांटी गई। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित जनपद और केंद्र शासित जिले अल्पसंख्यक जातियों को राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के लिए अधिक रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब बच्चों, ये एकात्मक शासन व्यवस्था उन्होंने रखी है और ये बात सामने आई है कि नागरिकों के एकात्मक शासन में साम्यवादी को तो ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व मिला है और उनको कम मिला किसको। लेकिन इतनी जनसंख्या, इतना बड़ा देश, इतनी जनसंख्या, ये अकेला एक केंद्र शासित या केंद्र कैसे संभालेगा। तो इसके बदले में उन्होंने प्रांत इकाइयां, प्रादेशिक इकाइयां यानी प्रांत यानी राज्य, राज्य से नगर निगम, नगर निगम से शहरी, शहर से ग्रामीण, ग्रामीण से कस्बा, ऐसे अलग अलग भागों में बांटकर उन्होंने ये बात की गई है। अलग अलग भागों में हम ये देखी गई है। तो इस प्रकार से एकात्मक शासन प्रणाली तो देखी जाती है, लेकिन प्रादेशिक इकाइयों में उन्होंने कुछ बातें या शक्तियां थोड़ी सी दी है, लेकिन पूरा उस पर नियंत्रण किसका होगा? साम्यवादी सरकार का, केंद्र सरकार का। तो ये है कि कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वहां एक ही दल है और केंद्र की शक्ति ज्यादा है और राज्य को शक्ति नहीं दी है और एकात्मक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र का बोलबाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया शासन होता है, लेकिन वहां एक ही पार्टी है तो जनता द्वारा चुन लिया जाता है। तो कल हम पढ़ेंगे 9वां पॉइंट, मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।